Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शुभम चैनल डोडा से मैं इदरीस फलाही आप देख रहे हैं। शुभम चैनल डोडा पे आज एक डिबेट होने जा रही है धारबी पंचायत के साबिका सरपंच गुलाम मोहम्मद आखून जी के साथ, और साथ ही साथ हमारे यहाँ मौजूद हैं नाइब सरपंच मौजूदा जो है वहाँ के परवेज़ अहमद साहब। चूँकि एक ख़बर हमने बनाई थी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पोंडा की, जिसकी खस्ता हालत थी, जहाँ पे पत्थर भी देखे गए और बकरियों की गंदगियाँ भी उन कमरों में देखे गए। साथ ही साथ वहाँ स्कूल की स्लिंग उड़ चुकी है, वहाँ पे सिर्फ दीवारें खंडराट की तरह हैं और बच्चों के मुस्तकबिल पर काफ़ी रुकावट आ रही थी। उस सिलसिले में जब एक खबर रिलीज़ हुई थी तो उस पे काफ़ी बहस व मुबासे हुए। काफ़ी चैनल्स ने अपने यहाँ पे इंटरव्यूज़ कराए, जिनकी वजह से इसमें एक नया ही रुख सामने उभर कर आने लगा था। हमने ये कोशिश की है कि इस मसले को संजीदगी से लिया जाए और इनसे पूछगछ की जाए कि वहाँ के लोगों के साथ क्या हो रहा है, वहाँ के बड़े किस हिसाब से हैं और वहाँ के डेवलपमेंटल काम के साथ क्या कुछ हो रहा है। तो आइए इनका पहले इस्तकबाल करते हैं हम अपने शुभम चैनल डोडा में। साबिका सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मोहम्मद शाह साहब जी, आपका स्वागत है शुभम चैनल डोडा में। पहले आप उधर से शुरू करिए। देखिए, इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे नाइब सरपंच जो मौजूदा हैं, इनके साथ भी हम जो है इस्तकबाल करते हैं हम आपका। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी सर इस्तकबाल है। तो शुक्रिया आपका। तो देखिए नाजरीन, जहाँ तक ताल्लुक़ है, पहले हम स्कूल पर ही आते हैं। स्कूल की काफ़ी खस्ता हालत थी, चूँकि यहाँ वहाँ पे सरपंचेस के जो पहले सरपंच थे, साबिका सरपंच वहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ। साथ ही साथ आज तो वहाँ पे लेडीज़ हैं हमारे वहाँ की सरपंच, वो हमारे साथ फ़िलहाल मौजूद नहीं, लेकिन नाइब सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि इशू इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, इन्हीं से हम पूछने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे जब हम इंटरव्यू ले रहे थे उस स्कूल के हवाले से, आपने बताया कि यहाँ पे बच्चे 20 हैं या 15 हैं और साथ ही साथ टीचर्स भी यहाँ पे कम ही आते हैं और वहाँ पे स्लाइडिंग एरिया है, तो बाकी चीज़ें जो भी स्कूल के साथ हो रहा था, पत्थर वगैरह आए हुए। पहली बात आपको मैं बता दूं परवेज जी, जहाँ तक ताल्लुक़ है बच्चों का, फिर टीचर्स के साथ बात हुई हमारी, उनका कहना है कि वहाँ पे 60 या कुछ बच्चे एनरोल्ड हैं। एक इल्ज़ाम आप पे ये भी आपने ये बताया था कि उस स्कूल से आज तक एक भी बच्चा 10th पास नहीं कर पाया है, लेकिन हमारे साथ कुछ ऐसे वहाँ के स्टूडेंट्स मिले जो ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं। तो आप इस हिसाब को कहाँ से, किस हिसाब से बोल रहे थे उस दिन? सर, जो मैंने उस वक़्त बोला था बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बोला था और होशो हवास में बोला था। अगर आपकी नज़रों में कहीं वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की है तो आप हमें भी अगर बताएंगे तो अच्छी बात रहेगी। मतलब उस स्कूल के हवाले से? जी बिल्कुल। देखिए, वहाँ से जो आरिफ है, आरिफ जो हमारे साथ वहाँ हमारे गांव का आरिफ है, वो उसी स्कूल का पढ़ा हुआ है, उसकी ग्रेजुएशन फाइनल हो गई है। तो इसी हिसाब से काफ़ी सारे बच्चे, यहाँ जाफ़र है उसने 12th पास कर लिया है। आपने कहा था कि 10th पास नहीं कर पाया। सर, अगर आप 12th पास को ग्रेजुएट मानते हैं तो मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई बड़ी अचीवमेंट है। फिर ये फिर सोच हो सकती नहीं, 12th पास नहीं, मैंने आपको बताया, प्रूफ दिया कि ग्रेजुएट है। उसमें आपका घराना जो है माशाल्लाह तालीमी है। आपके अंकल जी जो हैं वो चीफ लाइब्रेरियन इंचार्ज भी रहे हैं आपके घर में। तालीम जातियात में आपने जो कहा था वहां से नहीं निकला है, मैं वो चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ स्कूल से निकले। आरिफ का जवाब दे रहा हूँ आपको कि आरिफ जो है उस घराने से ताल्लुक रखता है जहां पर तालीमी शऊर है। तो जाहिर सी बात है, अगर उसने दूसरी, तीसरी या चौथी तक, 5th तक वहां पढ़ा होगा, लेकिन आपने दरसगाहों में तालीम हासिल की है, धार दरसगाह में आपने तालीम हासिल की है, फिर एकेडमी में आपने पढ़ा है, डोडा में आपका मकान है। यहाँ पे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो फीस नहीं दे पाते हैं, जिनको किराए के लिए पैसे नहीं है कि किराए का मकान लें डोडा में, तो मैं उन लोगों की बात करता हूँ। अब सब ऐसा नहीं है कि अगर 100 में से 5% भी 10वीं पास करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि स्कूल की बड़ी अच्छी हालत है या तालीम। साथ ही साथ परवेज जी, साथ ही साथ आपने ये भी बताया था वहाँ पे बच्चे 15 या 20 एनरोल्ड हैं। हालांकि टीचर्स के साथ बात हुई, उन्होंने रजिस्टर्स भी दिखाए, वहाँ पे 60 बच्चे एनरोल्ड मिले। सुनिए, बड़ी अहम बात आपने बोली।
रिकॉर्ड में क्या है क्या नहीं है ये माने नहीं रखता है। आप फिजिकली देखिए वहां पे क्या है। मिड डे मील के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितना क्या है मैं उधर जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन आज की डेट में एक एक स्कूल में रजिस्टर मतलब वहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डोडा शाइन पब्लिक में पढ़ते हैं, ग्रीन मॉडल में पढ़ते हैं, उनकी एडमिशन वहां पे होगी। तो उसका ये मतलब नहीं, आप वर्किंग आवर्स में वहां पे आइए, आप देख लीजिए कितने बच्चे हैं वहां पे। रिकॉर्ड का मैं नहीं मानता हूं। रिकॉर्ड में वहां क्या होगा, मिड डे मील का मसला, फंडिंग आती है गवर्नमेंट से, वर्दियां आती हैं, बाकी चीजें उनके लिए अगर टीचर्स कर रहे हैं तो हमें उसे कोई नहीं, लेकिन आप कहीं वर्किंग आवर्स में आइए, वहां पे आप फिजिकली वहां पर देखिए। देखिए परवेज जी, हम आपके साथ भी पूछने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे एक्स सरपंच। देखिए वहाँ जो स्कूल की खस्ता हालत है उसके बारे में इन्होंने कहा था कि काफ़ी अरसा हो गया उसकी खस्ता हालत है। क्योंकि आपने भी बताया था कि जब मैं सरपंच था तो उस दौरान उस स्कूल की उतनी खस्ता हालत नहीं थी, लेकिन इन्होंने कहा है कि 2011 में उस स्कूल का छत उड़ चुका था, वो पत्थर वहाँ पे आया था 2009 या 2011 के बीच में। तो इनको तो 18 में सरपंची मिली है, तो फिर आपके दौरे हुकूमत में वैसा हुआ था तो फिर आप इन पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, उसका जवाब दीजिए। शुक्रिया, मैं आपको बताऊंगा। पहले आप मुझे ये बताइए, ये 40 साल मेरे शुमार करते हैं, 40 साल गिनते हैं मेरी सरपंची। तो आपकी कितनी थी वो बताइए। ठहरिए जरा, आप बात सुनिए। इन्होंने कहा ना 40 साल, 1911 तक सरपंची थी कहाँ, मुझे बताइए। 1977 में मैंने पहला इलेक्शन लड़ा है, एक प्लान, उसके बाद इलेक्शन ही नहीं हुए कभी। उसके बाद 2011 में इलेक्शन हुए। तो समझो 1982 से लेकर 2011 तक कोई ना ये सरपंच है ना मैं था। 2000 तक हुकूमत एनसी की रही, तो जो भी जहाँ भी कहीं काम बिल्डिंग का है और या बिजली का है या ट्रांसफार्मर का है, वो 2002 तक एनसी के दौर में कोई भी बिल्डिंग है वो हमारे दौर में बनी है। और 2002 में मुजिद साहब ने इलेक्शन लड़ा तो हुकूमत आई उसके हाथ में, और 2014 तक यानी 12 साल इनकी हुकूमत चलती रही। नहीं सर, सरपंच आप थे ना, सरपंच आप थे ना सर। वो मैं कैसा सर, 2011 से आगे जब स्कूल टूटा है। हाँ, 2011 से आगे बात कीजिए। 2011 में जब मैं सरपंच बना, हमारे पास कौन से फंड से, आप जरा कागज निकालिए। 3.5 लाख सीडी पंचायत हमारे मेरे प्लान में आया है और 5 लाख BRGF आया है। ये मेरे प्लान में फंड्स आई है। फंड्स तो ये 18 से शुरू हो गए। मोदी हुकूमत ने जब ये चेंजिंग की, ये 73-74 तरमीम जब शुरू हो गई, तब से ये शुरू हुई। तो पहले फंड्स आते कौन से थे? नरेगा का काम था, वो हमारे बाप का नहीं था, वो बेचारे वो मरकज से आते थे, लोगों को जो किस्मत में होता था वो मिल जाता था। रही स्कूल की बात, स्कूल में जनाब हमेशा वहाँ के लोगों ने, आप लोगों के बारे में सवाल कर रहे थे मुझे, स्कूल को वीरान करना वहाँ के लोगों का काम है। जो गरीब लोग हैं ना, जिसमें ये कहते हैं ये नहीं चाहते थे तालीम हासिल करना, ये चाहते थे लोगों को दबा के रखना, वही लोग वहाँ बस रहे हैं। उन्हीं लोगों की भेड़ बकरियाँ वो घरों से निकाल कर तो वहाँ पहुँचा देते हैं। उनका वाली वारस कोई नहीं होता, कसम खुदा उनका कोई नहीं होता है। देखिए आपने यहाँ पे बीच में एक बात की है कि वो माल मवेशिया वहाँ पे लाते हैं। आप पे ये भी इल्ज़ाम है आपके पूरे कबीले पे कि उस इलाके में भेड़ बकरियां आती थी, यहाँ तक कि स्कूल को भी उन्होंने गंदा किया। लेकिन अब आज से कुछ चंद महीने पहले आपने उस एरिया को बंद कर दिया, उसकी क्या वजह है? शाबाश, वो हमारा रकबा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि वहाँ पे खालसा सरकार था, वहाँ पे लोगों के वो आते थे जानवर चरने। मेरी बात सुनिए ना, वो शामलात देह रकबा है, उसमें एक बार ऐसा हुआ था, जमींदारों ने एतराज़ किया था, नहीं जी ये आपने हम पे जुल्म किया है, इसको इंदराज करवाया है। मैंने मस्जिद शरीफ के मेहराब में खड़ा होकर हलफ उठाई है कि हमने इंदराज नहीं करवाया, हमारे दादा के वक्त से कहीं चलता आ रहा हमारे नाम से। और उसी बेस पे वहाँ स्कूल बिल्डिंगें भी बनी, उसी बेस पे वहाँ पंचायत घर भी बना, उसी बेस पे सब कुछ बना।
ये लोग इस वक्त चाहते हैं, ये इनका रगबा नहीं है जी, इसको हम आज़ाद करवा लेंगे। तो बात वो असलियत वो थी। अच्छा, जब पता नहीं किस बात पर मैं बात कर रहा था असल। हाँ, यही जो जमीन वहाँ पे बंद कर दी आप। हाँ, तो जब वहाँ रसाकशी हो गई, एक फसाद, जो सरपंच है, मौजूदा सरपंच है, उसमें से रोड निकली है, आपको मालूम है। हाँ। जो पुंडा चित्रण रोड है, तो पुंडा चित्रण रोड से वो मेरे भाई ने वहाँ पत्थर जमा किया था नाले में, उसका R&B का काम चल रहा था, और उसने पत्थर ढो के नाले में जमा कर दिया कि यहाँ से उठाकर वो मैं अपने काम पे ले जाऊँगा। तो वहाँ जाकर इनका मेंबर पंचायत, वो रहमतुल्लाह सी है उसका नाम, उसने बिजनेस अपनी शुरू कर दी। वो पत्थर सारा उठा के ले गया वहाँ से। जब वो पत्थर सारा उठा के ले गया, एक बार वो ठेकेदार आया वहाँ, भाई क्या तुम क्यों ये पत्थर उठाई, ये तो हमारा पत्थर है, इसको क्यों ले जा रहे हो। उसने उनको वो गेंती बेलचा उनसे ले लिया, तो आ गया डोडा। जब तक वो डोडा आ गया तब तक उन्होंने रास्ता बंद कर रखा था उस मुकाम पे भी, और आगे जाकर भी वो गाड़ी उसकी यहाँ थी, ये वापस आएगा तो हम इसको मारपीट करेंगे। सरपंच साहब, हम आते हैं आपकी जानिब भी, आपसे भी इसके बारे में राय लेंगे। आप बताइए, ये जो बता रहे हैं ये कहाँ तक सच है, और आप इसमें क्या इजाफा करेंगे? सर, शामलात अगरचे शामलात रकबा जो इनके दादाओं का है, लेट्स देम, हमें कोई भी उससे मतलब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्कूल जहाँ पे स्कूल की कंस्ट्रक्शन हुई है, हमने उस दिन भी मतलब एहतजाज दर्ज कराया था। पंचायत घर वहाँ पे है, स्कूल वहाँ पे, हम बोलते हैं कि यार अगर ये शामलात है किसी की भी हो, लेकिन उसी जगह पे स्कूल क्यों बन रहा है, क्यों बनती हैं वहाँ पर बिल्डिंगें? नहीं, आप कह रहे मतलब आप मानते हैं कि वो इनका शामलात दिया रकबा था उधर? बिल्कुल नहीं, शामलात तो है वो नहीं, मगर इनका रकबा था वो? इनका नहीं था। इन्होंने ये तो अभी बता रहे हैं कि वो उनका रकबा था, उनके दादाओं ने, इन्होंने तो कहा मस्जिद में इन्होंने बयान देकर के बोला है कि इनका रकबा था। सुनिए ना, शामलात रकबा कहीं पे भी हो मैं भी इंदराज करा सकता हूँ उसका, लेकिन हमने ये इन्होंने कहा कि मेरे दादाओं ने किया है उसको इंदराज। सर, अब मैं थोड़ी देखिए ना, मैं पटवारी हूँ ना, मेरे पास कोई इस वक्त ऑन रिकॉर्ड कुछ मसला है कि मैं बोलूँ कि वो क्या है। लेकिन शामलात है, सिर्फ इनको ही क्यों है वो शामलात सारा, बाकी लोगों को क्यों नहीं है? अगर है भी तो स्कूल जो है अच्छी जगह पे, अगर डेवलपमेंट के हवाले से हम सोचते कि अच्छी जगह पे घोड़ाल साइड में या पोंडा साइड में स्कूल बनता, स्कूल पे नजर गुजर रहती, 80 डिग्री स्लोप में। आप इदरीस साहब, आप भी वहां से चलते हैं, मैंने पत्थरों की बात की, 2009 में पत्थर आया है वो, और एतवार का दिन था। मैंने TSL वाले से भी ये बोला है कि 2009 में पत्थर आया है वहां पे, और एतवार का दिन था, नहीं तो पता नहीं कितने बच्चे मरते। और फिर उसी जगह पे क्यों कंस्ट्रक्शनें हो रही हैं? मतलब दूसरे लोग नहीं बसते हैं वहां पे कि स्कूल को हम कोई अच्छी सी जगह से लें, हम अवेयरनेस दें लोगों को, तालीम की अहमियत पे हम। वो जो स्कूल कंस्ट्रक्ट हो रहा था वो किसके जिम्मे था जनाब? ये वो इन्हीं हजरात के जिम्मे था। मतलब आपके जिम्मे था वो? मतलब जब वो स्कूल बना था वो आपके जिम्मे था क्या मतलब? मैं आपसे देखिए, जहाँ तक स्कूल का ताल्लुक है, यही कहता है 2009 में उसमें पत्थर आया है। मैंने एक बिल्डिंग वहाँ, एक कमरा बिल्डिंग है वहाँ, वो जो मैंने खुद तामीर की है। जो बकिया बिल्डिंग है वो किसकी तामीर करता है? वो मुश्तरका लोगों की, उसमें हमारे भी लोग हैं, इनके भी लोग हैं। वो पार्टनरी करके वो करते थे ठेकेदारी। ठेकेदार कौन था उसमें? ठेकेदार था, एक बिल्डिंग का था हाजी अली मोहम्मद साहब और मेरा भाई गुलाम हुसैन साहब। तो दूसरे का था जावेद अहमद से और कोई उसके साथ था। तो ये इल्जाम लगाया गया है कि उसमें मटेरियल कम लगाया गया था, साथ ही साथ उसकी जो बिल्डिंग के ऊपर जो सीलिंग होती है उसमें भी कुछ इस तरीके से अच्छे से मतलब उसको नहीं बनाया गया था, जिसकी वजह से उसकी सीलिंग भी निकल गई है और वो खंडरात बने। तो आप थे ना उस दौरान सरपंच जब वो बना था, आपने उनको क्यों नहीं बोला उस टाइम? मैं बेफजूल बात नहीं करता हूँ, ना मैं गलत बात करता हूँ। उसमें मटेरियल कम लगा है तो मैं नहीं कहूँगा ये उसमें ज़्यादा लगा है।
वो एजुकेशन के जेई का काम है, डिपार्टमेंट का काम है, वो कैसा लगवाता है कैसा नहीं लगवाता है। हाँ, एक सरपंच का काम है किसी काम की निगरानी करनी, तो वो मेरे दौर में बना ही, वो उससे पहले ही बना है वो स्कूल। मेरे दौर में कोई बिल्डिंग वहाँ नहीं बनी, अलबत्ता एक पंचायत घर मेरे दौर में जो बन रहा है, जो मेरी तहवील में है, उसको मैं बना रहा हूँ। बाकी बिल्डिंगें कोई मेरे दौर में नहीं बनी हैं। तो यहाँ स्कूल के पास इन्हीं के लोग रहते हैं, वही माल मवेशी जानबूझकर उसमें डाल देते हैं, यानी उसको बुरीदा हालत में करने के लिए। अच्छा, यहाँ तक वहाँ ये इसने सवाल किया कि नहीं जी उसको उधर ले जाना चाहिए था, इधर ले जाना चाहिए था। हर काम जो है वो मुफाद आमा की नज़रिया से किया जाता है। वो स्कूल जो वहाँ है वो मेरे अंदर था, ये किसी से पूछ लेना। वो शोडान में चल रहा था, मैं उसका किराया, मैं अपने मकान में था, वो स्कूल वो मैं किराया खा रहा था उसका। तो एक बार पोंडा के लोगों ने मुझसे सवाल किया कि हम निहत्ते लोग हैं, हमें कोई नहीं पूछता है, हमें कोई नहीं पूछता है, स्कूल आता है वो भी आपने घर में रखा। मुझे एहसास हो गया, ठीक कहते हैं ये लोग, मैं भी पोंडा से आया हूँ शोडान। मेरा मकान 1990 में जल गया था। गुलाम नबी वानी साहब वीडियो थे, वो हमारी यार दोस्ती थी, वो मेरे खबरपुरसी के लिए मेरे घर आ गया। उधर देखभाल के तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उसने कहा यार आपका सर तो आप थोड़ा इसी मौजूद पे मैं बात कर रहा हूँ, स्कूल क्यों है वहाँ। तो उसने कहा यार मैं क्या मदद करूँगा। मैंने सोचा, मैंने कहा यार मुझे तो करेगा ये मदद, मगर मैंने कहा यार अगर मुझे मदद करोगे कि उस स्कूल कमरा एक दे दो, लोगों के बच्चे पढ़ें, मुझे भी अगर उसमें से कोई 4 पैसे बच जाएं तो ठीक। उसने कहा दे दो, जगह मैं दूंगा। उधर से चले गए हम सामने जगह पर, उसने कहा इधर से परे में कोई पैसा नहीं दूंगा, उधर स्लाइडिंग एरिया है, इधर बना लो आप। जब उसने मजबूर किया, मेरी ख्वाहिश थी पोंडा में, वहाँ इनकी ज़मीन है, वहाँ पहले स्कूल हुआ कर, जहाँ मस्जिद शरीफ है वहाँ। फिर मैंने घर से निकाल कर उस स्कूल को उस पोंडा इनकी ज़मीन में वो कमरा एक बनाया था, तो वहाँ पहुँचाया। मैंने पहुँचाया शोडान से पोंडा। मिलिटेंसी का दौर था तो मिलिटेंटों ने उसको जला दिया। जब उन्होंने जलाया तो इधर से हमने प्रोग्राम किया, मस्जिद की कोई जगह सेंटर नहीं थी तो उधर मस्जिद तामीर हो गई। अच्छा, उधर से घोड़ाल वाले एतराज़ करने लगे, नहीं जी ये स्कूल पोंडा में हमें क्या मिला। तो हम लोगों ने फैसला किया चलो इसको दरमियान में ले जाते हैं, उधर घोड़ाल वालों को भी आसान हो जाए, इधर पोंडा वालों को भी आसान हो जाए। तो उस नज़रिया से वहाँ पर स्कूल बनाया गया था। ये कहते हैं सिर्फ अपनी खुदगर्जी से शोडान से मैंने उस स्कूल को वहाँ पहुँचाया जहाँ स्कूल आजकल चल रहा है। वहाँ आप जो कहते हैं ऊपर से पत्थर आते, ऊपर से कोई पत्थर नहीं आया है अभी तक वहाँ। सर वो जो पीछे स्कूल के पीछे अभी दीवार के साथ वो पत्थर कहाँ से? वो उधर ही से निकला है। आप मैं मुआयना कराऊंगा आपको वो कहाँ से निकला है। उधर ही से वो जो कटिंग हुई थी वो कटिंग में से पत्थर निकला है, तो उसकी जो दीवार तोड़ी है तो उसमें अंदर चला गया, वो ऊपर कहीं आसमान से नहीं आया। ठीक अलबत्ता एक बिल्डिंग की छत उड़ गई थी हवा से। बहुत सी बिल्डिंगों की छतें उड़ी थी उस दौर में। एक स्कूल बिल्डिंग की छत उड़ गई थी हवा से, तो वो उस वक़्त से पिछले साल तक उसी हालत में रही। एजुकेशन ने कोई फंड्स उसके लिए नहीं। तो पिछले साल एजुकेशन ने ब्लॉक को 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया उस स्कूल की रिपेयरिंग के लिए, जिसकी छत उड़ गई थी। अब उसको छत देनी थी। जब 2 लाख रुपया ब्लॉक वालों के पास गया तो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, इन्होंने अपने मेंबर को काम पर लगाया वहाँ, और वो जाके तो ओके बिल्डिंग जो थी, असल बिल्डिंग जो थी, तो उसका छत उखेड़ दिया। तो ऊपर छत डालने के लिए जो रिपेयर थी, जो रिपेयरिंग के काबिल थी, जो आपने देखी, उसको किसी ने नहीं देखा। अच्छी बिल्डिंग इन्होंने यानी डिसमेंटल करके तो उसको बनाने लगे। हमने कंप्लेंट की वीडियो को, मैंने कहा ये किसने इनको काम दिया, ये ज़मीन हमारी है, हमने कौन सा कंपनसेशन लिया है तो हम काम दूसरे को देंगे। हमारा तो यही है इसमें मफाद। लेते देते तो काम उन्होंने हमारे को दिया। टीन जो इन लोगों ने उखाड़ा वो सरपंच का, नायब सरपंच का और मेंबर पंचायत का काम है। उस बिल्डिंग का जो टीन इन्होंने निकाला वो टीन उठा के घर में ले गए। ये कब की बात है सर? ये पिछले साल की बात है सर।
ये मतलब तब आप सरपंच नहीं थे? नहीं, यही इनकी सरपंची चल रही थी। अच्छा, मैं आप पे आता हूँ, मैं इनसे बात करता हूँ। देखिए परवेज जी, इनका कहना है कि जो वो स्कूल वहाँ पे बना है वो मफाद आम्मा के लिए है और लोगों के मशवरे से वहाँ पे बनाया गया है। जहाँ तक आपका ताल्लुक है, आपने कहा है कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती, साथ ही साथ ये वो पंचायत घर का भी उन्होंने कहा अभी कि उस पर भी हम बात करेंगे, फिलहाल हम स्कूल पे ही आते हैं। तो स्कूल जिस जगह बना है, इनका कहना है कि वो मफाद आम्मा के लिए था और इन्होंने बड़े एतमाद और असरुसू के साथ वहाँ पे उस स्कूल को लाया। आप क्या बताना चाहेंगे इसमें? और जो पत्थर वहाँ पे आया हुआ है स्कूल को पीछे, जिसने दीवार खत्म कर दी है, आपका कहना था कि वो स्लाइडिंग एरिया और स्लाइडें आती, लेकिन इन्होंने कहा कि वो उधर से ही आता है। अब सच सच बताइए, आखिर है क्या वहाँ पे? सर, पत्थर ऊपर से आया, मतलब ऊपर से तो नहीं आया, लेकिन दीवार के पीछे जो मतलब 80 डिग्री स्लोप की ज़मीन अगर है वहाँ से निकला। लेकिन 2009 से तब उठा क्यों नहीं? 2011 से अगर ये सरपंच थे इलाके के, क्यों नहीं उठवाया? मतलब अनसेफ तो है ना, कोई कसम खुदा नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई एहसाब नहीं है, लेकिन है ना वहाँ पे। रहा सवाल एक मिनट, आप बता रहे हैं कि ये थे 2011 से तब तक सरपंच, इन्होंने नहीं उठाया, ठीक है, हम इनसे भी इस बारे में पूछेंगे इन्होंने क्यों नहीं उठाया। लेकिन 2018 के बाद जब सरपंची आपके हाथ में थी, आपने क्यों नहीं उठाया उसको? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने इदरीस साहब पूछी। वो ये है कि जब हमने 2018 में इलेक्शन जीता और प्रायोरिटी पे ज़ाती तौर मतलब मुझे इंटरेस्ट है कि एजुकेशन होनी चाहिए। बहरहाल कुछ तकाजे ऐसे होते हैं जो ऊपर वाला देखता है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद सीओ साहब से, डीसी साहब से हमारे रेजोल्यूशन पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि आसमान से फंडिंग आती है, हमने रिक्वेस्ट करके कैसे क्या करके 2 लाख रुपए वहाँ के लिए मंजूर हुआ। वो फिर जब हमने, जो टीचर हैं वहाँ पे, वो मेरे पास आज भी कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है, अगर आपको ज़रूरत होगी मैं आपको दिखाऊंगा। वो मैंने जो वहाँ की हेड मैडम है राजदेवी, उनसे उनको जब फ़ोन किया, इत्फाकन उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। वहाँ पर सेकंड टीचर जो है राबिया मैडम है, मैंने उनको फ़ोन किया कि हमारे पास 2 लाख रुपए आए हैं स्कूल की रेनोवेशन के लिए। तो हम यहाँ पर तो बहुत बुरे हाल हैं स्कूल के, अब कौन सा स्कूल, कौन सी बिल्डिंग को हम ठीक करेंगे? उसने बताया जहाँ पर वो पोलिंग सेंटर भी है, उसने बोला कि आप उसकी हालत खुदारा देखो, उसके ट्रेस जो हैं वो टूट चुके हैं, उसका सीलिंग जो है बोसीदा हो चुका है, आप उसकी मतलब वो रेनोवेशन कीजिए। जब हम वहाँ पर मौके पे गए, हमने भी सोचा यही कि बच्चे जो हैं वो उसी जगह पे बैठते हैं, तो बारिश में जब हम वहाँ पर गए तो पानी टपक रहा था उस स्कूल में। तो हमने एस्टिमेट वगैरह बनवाया, तो हमने काम जब शुरू करवाया, काम हमने शुरू करवाया, लेकिन यही लोग उठे वहाँ पर, 8-10 लोग आए डंडे शंडे लेके कि ये हमारी है जी ज़मीन, तो ये इनको किसने काम दिया, ये वो। तो फिर नहीं, अब देखिए एक बात ये है कि यहाँ पे अगर एक कोई काम करता है, देखिए इन्होंने भी अभी ऐसे बताया कि कोई काम ये करते हैं तो रोड़ा आप डालते हैं, कभी आप काम करते हैं तो रोड़ा, ये क्या बात है इसमें? ये रोड़ा डालने की क्या बात है? रोड़ा डालने की कोई बात भी नहीं है। जब हमने मतलब 2011 से इन्होंने कभी भी कोशिश नहीं की होगी एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये बोलें कि यार स्कूलों की हालत देखो आप। मैं ज़ाती तौर बताऊंगा, मैंने डीसी साहब को, एडिशनल डीसी साहब था इमामदीन साहब, उन्होंने मौका किया वहाँ पे, एसीआर डोडा भी वहाँ पर उन्होंने मौका किया है उसका, लेकिन खुदा जाने बेहतर कि मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है ये या क्या कुछ है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने भी ये 2000 मतलब ये 18 से बाद की बात मैं कर रहा हूँ। तो जब पैसे हमने लाए, इदरीस साहब कुछ बातें ऐसी हैं जो हम ऑन कैमरा नहीं कर सकते हैं, हमने वो फंड्स लाया डिपार्टमेंट से और हमने उसको ठीक कराना था, लेकिन इन्होंने करने नहीं दिया और इन्होंने खुद ही जोर जबरदस्ती से, तो हमने बोला चलो यार इन्होंने क्यों नहीं करने दिया? इन्होंने क्यों नहीं करने? इन्होंने ये बोला कि ये जमीन जो है हमारी है, यहाँ कौन होता है जी दूसरा कोई काम करेगा, ये हमारी जमीन है। हमने बोला चलो यार करें ठीक। इदरीस साहब, अगर इनकी जमीन थी, आपको पता था इनकी जमीन थी, इन्हीं को काम सौंप देना चाहिए था ताकि काम हो जाए। सुनिए आप, उसमें भी हमने इनको ही देना था, लेकिन इनका जो है, इनका जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड है कंस्ट्रक्शन के हवाले से वो ठीक नहीं है। इन्होंने जो बिल्डिंग बनाई है गालिबन 90 की दिहाई में बनाई है, वो अच्छी है, वो आज की डेट में भी ये इन्होंने सही फरमाया, वो ठीक है। लेकिन इनके जो भाई दूसरे हैं, एक क्लास कंट्रैक्टर हैं, वो उन्होंने जब वो बिल्डिंग बनाई तो उनका बेड़ा गर्क जब हो गया, तो हमने सोचा कि यार हम कुछ करेंगे नया, और हमने ये लाइटली लिया कि यार अगर चलो अगर आई है तो अब ये थोड़ी है कि अगर सर इनकी अगर ज़मीन थी, शामलात थी,
बहुत पहले से ही भी मतलब डोनेट भी करते गए और कंस्ट्रक्शन भी करते गए वहाँ पर। तो जब हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कराई वहाँ पे, ये वहाँ पर आए, शोर शराबा हुआ, तो हमने बोला हमने झमेले में नहीं फंसना है, हमने काम छोड़ दिया। और आज भी अगर इदरीस साहब आप देखेंगे, एस्टिमेट आप वहाँ से निकालवा दीजिए, 63 mm का टीन जो है वो एस्टिमेट में जेई ने बनाया है, और आप देख लीजिए आज कितना है। और अभी 2 साल भी नहीं हुए हैं। इदरीस साहब, आपको मुअद्दबना गुजारिश है, आप देख लीजिए जो 150-200 रुपए का सीलिंग का फटा लगा है उसको आप आज की डेट में देख लीजिए, उसको 2 साल भी, 1.5 साल भी नहीं निकला उसको। जिस दौरान उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं, जिस दौरान उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, आपके सामने भी हो रहा था, आप देख रहे थे, क्योंकि आपने देखा भी, मुठभेड़ हो रही थी, ये कह रहे थे हम बनाएंगे, आप कह रहे थे हम बनाएंगे। जब वो चीजें हो रही थी, आप उस वक्त देख रहे थे, आपने उसी वक्त उन लोगों को क्यों नहीं बताया कि इसको मजबूत करो? देखिए, उन लोगों से हमारा कोई बोलचाल था नहीं तो करनी चाहिए थी ना, वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी ना। सुनिए सर, सिर्फ मुझे पब्लिक की जवाबदेही नहीं है। हाँ। मुझे अपनी औकात के मुताबिक, अपने अल्लाह ने जो मुझे दिया है, देखिए वहां पे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में आप इस वक्त नायब सरपंच हैं, बिल्कुल, तो पब्लिक के बारे में आपसे ही तो पूछा जाएगा उस हवाले से, उस वक्त आप तो जवाबदेह हैं। बिल्कुल, लेकिन मैंने उस वक्त भी एजुकेशन सीओ साहब को बोला था, जेई को बोला था, हाँ, कि वहां पर कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं हो रही है। आप देख लीजिए, आपका 63 mm का टीन अगर नहीं निकलेगा उसमें एस्टिमेशन में, आपको जो मर्जी है, मतलब मैं तैयार हूं किसी भी लेवल से। तो वहां पर इन्होंने काम किया, उसमें भी सिर्फ इंसान की फितरत है इदरीस साहब, पैसा चाहिए, पैसा हर एक को, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन इतना लीगल तरीके से हो और कम से कम 80% काम तो हो ग्राउंड पे। और आप देख लीजिए कि अगर उसको 1 साल 1.5 साल नहीं निकला उस कंस्ट्रक्शन को, आज देखिए, आज उसकी हालत देखिए आप। और ये नहीं है कि ये कह रहे हैं कि जिसका टीन छत उड़ गया था तो उसके लिए आया था वो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए नहीं आया था। अलबत्ता रिनोवेशन स्कूल, मिडिल स्कूल पोंडा के लिए आया था, और हमने वो टीचर्स, उनके मशवरे से हमने कोरम में फैसला किया, हमने मैडम से कंफर्म किया कि हम कौन सी स्कूल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करेंगे। जी, मैडम ने रिपोर्ट दे दी है कि गलत बिल्डिंग डिसमेंटल की गई है। जो बिल्डिंग इन्होंने डिसमेंटल की है, उस मैडम की वो रिपोर्ट इस वक्त भी सीओ ऑफिस में मौजूद है। हाँ। उन्होंने मौका किया है कि ये बिल्डिंग उखड़ने के काबिल, डिसमेंटल करने के काबिल नहीं थी। वो मैंने रिपोर्ट लाई है, वो उन दिनों रामबन थी, तो उसने रिपोर्ट दे दी। ये एक ही बिल्डिंग इस 3-4 बिल्डिंगों में ओके थी, इसी को इन्होंने डिसमेंटल किया है। बाकी ये कहते हैं हमने फंड्स लाई थी, वो हमने पहले अप्लाई की थी एजुकेशन को, उन्होंने 2 लाख रुपया उसके लिए रखा था, वो ट्रांसफ़र इनके दौर में हुआ, तो जाके तो उस बिल्डिंग को पर हाथ डाला इन्होंने, और जो काबिल रिपेयर बिल्डिंग थी उसको वो वहाँ ही रहने दिया। देखिए साबिका सरपंच गुलाम मोहम्मद शाह जी, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, आपने बताया कि आपने वहाँ के पब्लिक जो है, हाँ, उसके लिए आपने उस स्कूल को वहाँ लाया था, साथ ही साथ वहाँ पे एक पंचायत घर भी बना है उस स्कूल के ठीक नीचे, और वो काम भी आपके हाथों था। आज तक अभी वो उसमें आप बताइए कि वहाँ पे क्या कोई पंचायत के जो कोरम है वो वहाँ पे पंचायत करते हैं या नहीं? अगर नहीं करते उसमें वजह क्या है? मेरी बात सुनिए, हाँ ऐसे बात पूछे, मैं जवाब दूंगा। 31 लाख है पंचायत घर का अमाउंट, पहले था 20 लाख। अच्छा। जब पंचायत घर तामीर होना शुरू हुआ तो उससे पहले चलिए ज़रा, ये तो बाद की बात है, 3 साल उसको उसके झगड़े में चले गए। झगड़ा किसके साथ था? झगड़ा था इसी शख्स का। अच्छा। यहाँ जी स्लाइडिंग है, अच्छा। यहाँ स्लैब जोन है, अच्छा। यहाँ सेंटर नहीं है, यहाँ फलान है, यहाँ ढींग है। तो 3 बार इसने सिटे करवाया है पंचायत घर को, 3 बार सिटे करवाया आमने सा। अब ये कोई छुपी चोरी बात तो नहीं है। अच्छा। 3 बार जब इसने सिटे करवाया तो 3 बार मैंने हाई कोर्ट से सिटे विकेट करवाया। अलावा उसके एडीसी साहब, लगभग डीसी साहब भी, एसईआर साहब, तहसीलदार साहब, वो जियोलॉजी वाले, कोई डिपार्टमेंट वहाँ खाली नहीं रहा है जो वहाँ नहीं पहुँचा है। सचमुच यहाँ स्लाइडिंग है, सचमुच यहाँ खतरा है, सचमुच यहाँ क्या है। तो जितने भी ऑफिसर आए उन्होंने उसको ओके करार दिया।
हत्ता कि यहाँ तक एक सीटें इसने सेंटर के बारे में करवाया। तो फिर वो उन दिनों बेचारा वो जाकर वीडियो था, वो मौके पर आया, उसने बयाल से लेके तो लाड़ी तक नापा है। आप बताइए सिटे करने का मकसद क्या था, उसमें कोई क्या थी वो जातियात उसमें राज ये था कि यहाँ मैं पंचायत घर बनने नहीं दूंगा, मैं बनाऊंगा, ये इस प्लान में पेंडिंग रहे तो आगे देखते हैं, शायद मेरे हाथ में आ जाए तो मैं घर में बनाऊंगा। नहीं, उससे क्या फायदा होने वाला था कि अगर अपने हिसाब से वो बनाते आप नहीं बनाते तो? मेरे दौर में जब वो चल रहा था तो उस वक्त जिम्मेदार तो मैं था, और हमारी ख्वाहिश थी कि सेंटर जहाँ है उधर हमारे लोग पार भी रहते हैं ना, वो भी जानते हो आप, नाले के पार। तो उसको मद्देनजर रखते हो तो सेंटर उधर वहाँ आता है, और सेंटर को लोगों की सहूलियात को देखकर तो हम वहाँ के लिए उसका मतलब तयन किया था, और पूरे लोगों से पूछकर। आप बताइए जो पंचायत घर अब बना हुआ अच्छा, तामीर हो चुका है, हाँ, अब वहाँ पे वो हो रहा है कि क्या नहीं? सिचुएशन है, आगे चलकर हाँ, सिचुएशन। हाँ, बताइए। पहले उसका 20 लाख था अमाउंट, हाँ, तामीर होना शुरू हो गया। ठीक। जब डिपार्टमेंट ने जाना कि 20 लाख में कोई पंचायत घर कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो हाई लेवल की है। अच्छा, उन्होंने प्लान दिया रिवाइज के लिए, तो प्लान रिवाइज होके प्लान तो वो 31 लाख गया है। अच्छा, मैंने जब काम शुरू किया तो मुझे प्लस लेवल की पेमेंट हुई है 4,93,000। अच्छा, गौर से सुनिए, 4,93,000 मुझे प्लस लेवल तक पेमेंट हुई है, और वो 4,93,000 जब मेरी पेमेंट हुई तो वो कागज़ कहीं इन लोगों को मिला जो आज मौजूदा सरपंच है, तो उसको भी मिला, इनको, उसने उठाया वो कागज़ तो पूरे पंचायत में वो घूमा, ये जी यहाँ CDF का था, ये CD पंचायत का था, 4 लाख 5 लाख रुपया ये सरपंच ने चोरी किया है, इसको निकाल के खा गया है। अच्छा। चलता गया ये मुहिम चल, इलेक्शन इन्होंने उसी बेस पे जीता है, भाई इतना घपला किया हमारे सरपंच ने, चलो उसको वो पेमेंट हुई। उसके बाद अब तक मेरी नरेगा में कुछ पेमेंट हुई है, और उसमें जो मटेरियल लगा है पूरे ले दे के तो 15 लाख लगभग वो मटेरियल डिडक्ट करके उसकी पेमेंट हो गई है। अच्छा, यानी अभी 15-16 लाख उसका रुपया बकाया है, पेमेंट बकाया। तो बिल जब हमने स्लेब जब डाला तो बिल बनवाया, बिल बना है वो 24,34,000। जनाब 3 साल हो गए, पैसा कहीं से नहीं आया। आई समझ आपको? ऊपर से जब पैसा नहीं, ये कोई प्राइवेट काम तो नहीं है, अच्छा, कोई घर से देने वाला तो नहीं है, मेरी भी लाइबिलिटी पड़ी है, ऊपर से पैसा ही नहीं आया तो झूका तू पड़ा है वहाँ, पूरा स्टॉक अंदर पड़ा। अभी उसमें खिड़कियाँ लगानी, अभी उसमें प्लास्टर करना है, अभी उसमें मतलब अभी भी वो इनकम्प्लीट ही है। इनकम्प्लीट है ना, वो सिर्फ स्लेब डाला है, उसमें अभी खिड़कियां लगानी है, प्लास्टर करना है, पेंट करना है। तो वो कब तक होगा? वो तब करेंगे जब पैसा आएगा। तो वो पैसा आपके खाते आएगा या आप जो मौजूदा सरपंच है? नहीं, वो आएगा ब्लॉक के पास। हाँ, ब्लॉक तो आपको देगी ना, मतलब वो आएगा ब्लॉक के पास, उसमें मैंने भी अपनी लाइबिलिटी लेनी है, आगे जो काम पेंडिंग है वो भी करना है। अच्छा, वो मेरे पास कहाँ आएगा वो पैसा, वो मैं थोड़ा कोई एजेंसी हूँ। अच्छा, ठीक है, हम आपकी तरफ भी आते हैं, हम इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। जो देखिए अब यहाँ पे आपने अभी जो बताया कि इनका कहना है कि जो पंचायत घर वहाँ पे आया है, आप पे इनका इल्ज़ाम है कि आप इन पे बार बार सिटे लगा रहे थे कि नहीं इधर ये नहीं बनना चाहिए था, और इन्होंने कोर्ट से उसको रिवोट करवाया बार बार। आप वो सिटे क्यों लगा रहे थे, वजह क्या थी उसकी बुनियादी? क्या कोई ज़ाती जिद की वजह से या क्या था उसके मसला में? वो पूरा आप ज़रा ब्रीफ कर दीजिए। जी बिल्कुल, ज़ाती कुछ भी नहीं था। अभी मैं ये आपका, इन्होंने जो आपके चैनल पे जो पिछली बार इन्होंने अपना एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया था, जी जी, इन्होंने बोला था उसमें कि 5 सिटे कराए इन्होंने साल में, अच्छा, और मैंने 5 कराए। इधरी साहब आपने इंटरव्यू किया है, ये चल नहीं रहा है अभी, आज 3 पर पहुंचे। अच्छा, लेकिन सिटे हमने कराया है, मैंने कराया है वो इसलिए कि हम चाहते थे कि कहीं सेंट्रल प्लेस पे बने। और एक दूसरी बात इधरी साहब ये है कि अगर सेंट्रल प्लेस दरियाई चिनाब में आता है, क्या आप वहां पे करोगे कंस्ट्रक्शन? अच्छा, हमने ये भी देखना है कि मतलब सिर्फ वो अल्लाह ताला को उसको पता है कि उसने खाना काबा जो है वो पूरे वर्ल्ड के बिल्कुल सेंट्रल प्लेस पे है। वो खाना काबा नहीं था, वो पंचायत घर था, वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी।
वो कहीं अच्छी जगह पे बनना चाहिए था। और आप देख लीजिए वहां पर पंचायत घर के साथ एक झंझ घर बनना है, कहाँ पे बनेगा वो। और हमने उस हवाले से हमने अपोजिशन की थी, उसमें मैंने 2011 में इलेक्शन लड़ा था, इनके अगेंस्ट में लोगों ने मुझे वोट किया था और मैं उसी हिसाब से, मुझे कोई जाति दुश्मनी नहीं थी उसके साथ। मैं ये चाहता था कि ये कहीं सेंट्रल प्लेस पे बने। फिर हाई कोर्ट तो ये तो इन्होंने जब इन्होंने स्कूल बनवाया वहां पे, इनका कहना है वो घोड़ाल और पोंडा के सेंटर प्लेस में। अब इन्होंने जब पंचायत घर लाया वो भी सेंटर पे था, आपको कौन सा सेंटर चाहिए था? सर सुनिए, सेंट्रल प्लेस तो ठीक है, लेकिन आप भी वहां से ऊपर नहीं। फिर स्कूलों की हालत क्यों है ऐसी? क्यों है, आप मुझे इसका जवाब दीजिए, क्यों है स्कूलों की हालत ऐसी? अगर वो सुनिए इद्रिस साहब, मैं बात कर रहा हूं, पहले मुझे हम आएंगे सर, आएंगे आपके। जो जब मैं कर रहा हूं बात, मैं बीच में नहीं बोलूंगा, क्योंकि बताइए अगर सेंट्रल प्लेस है वो, हाँ, तो स्कूलों की हालत क्यों है वो वहां पर ऐसी? अच्छा, है ना, बुरी हालत है। और अगर स्कूल कहीं गांव के नज़दीक बनता, उस पे लोगों की नज़र गुजर रहती। वो जगह जो है उसमें सोशल फॉरेस्ट्री ने नर्सरी भी लगाई जनाब, बहुत बुरे हाल है वहाँ पे। गर्मियों में भेड़ बकरियां तशरीफ रखते हैं वहाँ पे, कौन पूछने वाला है? लेकिन हमें ये अधिकार भी नहीं है कि हम वहाँ पे। आप ये कह रहे हैं कि जैसे स्कूल के साथ हुआ वैसा ही पंचायत घर के साथ भी होगा, तो ऐसा इसलिए आपको स्टे लगा रहे थे? बिल्कुल। तो मतलब आप क्या सोच रहे हैं, मतलब आप अपने हिसाब से इसमें बजा थे क्या? इसमें सपोर्ट कर रहे थे आपको पब्लिक? सर देखिए, पब्लिक बिल्कुल सपोर्ट कर रही थी, लेकिन जाहिर सी बात हो, मैं आपको बताऊं हाई कोर्ट से वेकेट क्यों हुआ सिटे। हाँ। वो इसलिए हुआ कि पंचायत इलेक्शन इन्होंने जीता था और 6 मेंबरों ने और सरपंच ने रेजोल्यूशन पास किया कि यही जगह पे सेंट्रल प्लेस है। और कोर्ट ने ये डिसाइड किया, कोर्ट ने डिसीजन लिया कि अगर 6 मेंबर और एक सरपंच कहता है कि यही जगह सेंट्रल प्लेस है, दैट मीन्स वो पूरी पंचायत है। तो उस वजह से हमारा जो सिटे था वो रिवोक हो गया वहां से और कंस्ट्रक्शन वहां पे हुई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो सही है। मैं तब भी आज भी आइंदा किसी भी मोड़ पे बताऊं, गलत को गलत बताऊंगा, वो गलत जगह पे बना है। आप वहां देख लीजिए। अब हमारा काम है एहतजाज दर्ज करना, कौन हमारी कहाँ तक मानता है, कहाँ तक चलता है, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं है। हमें यह है कि हमने यार सही बात की है, ये वो लोगों के मुफाद में नहीं है उस जगह पे। अगर वो घोड़ाल साइड बनता स्कूल या पोंडा साइड में बनता, बिल्कुल ठीक था। इद्रिस साहब, घोड़ाल से अगर बच्चों को 10 मिनट लगते हैं, अगर पोंडा में स्कूल बनता तो 5 मिनट और लगते, लेकिन स्कूलों की ये हालत नहीं होती। देखिए, साबिका सरपंच से भी इस बारे में हम बयान लेते हैं। देखिए, आप भी थोड़ा सा कुछ हिसाब से अब रुख कहीं और की तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं, जहां तक उस स्कूल की कंडीशन का ताल्लुक है, आपको हमने स्टोरी सुनाई थी, लेकिन इनका कहना था कि वो सेंट्रल प्लेस थी इसलिए उधर उस स्कूल को रखा गया था। लेकिन इनका अभी इल्ज़ाम ये है कि उस जगह पे, जिस जगह पे पंचायत घर अब बना है, उस जगह पे स्कूल की जो हालत हुई है वैसा ही पंचायत घर के साथ होगा। यानी इनका यह कहना है कि अगर सरकार पैसा देती है, वो अगर किसी इस ऐसी जगह लग जाता है जहां से वो बर्बादी का सबब बनता है, तो वैसी जगह नहीं कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। आप इसमें क्या इजाफा करेंगे, आपने वहां पे क्यों बनाया वो? हाँ, मैं इसमें जवाब दूंगा। जो स्कूल की वहाँ कंडीशन है, वो एक साजिश के तौर पर उस कंडीशन में स्कूल पड़े हैं, वो इन लोगों की साजिश है। ये उस जगह को बिल्कुल नहीं चाहते हैं, उसको ये गैर आबाद करना चाहते हैं। इनकी अव्वल से प्लानिंग वही रही है कि इस जगह में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। तो हम अपने घर में इसका सेंटर प्लेस है भालूड़ में, क्या ये बंदा जो है ये डीसी साहब से ज़्यादा सेंटर देखने वाला है, अच्छी जगह देखने वाला। ये SCR साहब से ज़्यादा सेंटर देखने वाला है, या क्या तहसीलदार साहब से ज़्यादा क्या कहते हैं सेंटर देखने वाला, या जगह पसंद करने वाला है। सिर्फ इस एक आदमी को वो जगह पसंद नहीं आती है, बाकी तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने एक्सेप्ट किया जगह को, लोगों ने एक्सेप्ट किया जगह को। वहाँ पूरे लोगों का सेंटर है वहाँ, तब वो बने हैं। जहाँ तक स्कूलों की खस्ताहाली का ताल्लुक है, वो एक साजिश के तौर पर वो हालत है स्कूलों की। वो ये लोगों को उस्का कर और वहाँ माल डालते हैं, स्कूलों में माल बनवाते हैं, भेड़ बकरियाँ रखते हैं। मैं तो कोई चौकीदार नहीं हूँ, मैं उनकी रखवाली करूँगा।
और तो देखिए फिलहाल नाज़रीन आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे मुठभेड़ हो रही है, क्योंकि मामला थोड़ा गंभीर है। अगर आप बात करें कि वहाँ पे स्कूल की जो खस्ता हालत है, इनका एलिगेशन था कि अगर उस जगह स्कूल बना तो उसकी खस्ता हालत हुई है तो वहाँ पंचायत घर नहीं बनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कहा है कि वो साजिश के तहत हो रही है। यानी आप ये बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लोग जानबूझ करके ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं और ये लोग करवा रहे हैं। मतलब आप डायरेक्टली इन पे आप पे इल्जाम आ रहा है कि आप लोग डायरेक्टली उस स्कूल को जो है तबाह कर रहे हैं। क्यों ऐसा सच में आप कर रहे हैं क्या? सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल के लिए करते हैं ना, हमारी ख्वाहिश वहाँ कोई चीज बनने की नहीं सुनिए, है। आप जब मुझे पूछते हैं मुझे पूछ लीजिए। हम बिल्कुल इसीलिए हम वहाँ पर, मतलब मैंने पहले भी कहा था, आप मार्च अप्रैल जून में आइए वहाँ पे, आप हालात देख लीजिए वहाँ पे। स्कूलों की वहाँ पर बैठने की जगह वो नहीं है। और इन्होंने फरमाया कि डीसी साहब से ज्यादा ही है ये। अरे इदरीस साहब, अगर आप यहाँ स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आपको पूरे दहार की या पुनियाला की या गुंदना की एक जगह पे नहीं हो सकती है खबर। वो हम लोगों को पता है सेंटर है कि नहीं है। अगर मैं नायब सरपंच हूँ आज, आप यकीन कीजिए आज की डेट में जो भी रेजोल्यूशन पास करवाना होगा मैं करा सकता हूँ अपनी मर्जी से। मैं करा सकता हूं। रेजोल्यूशन की बात नहीं है, इन्होंने कहा। हाँ, सुनिए, मतलब मैं करा सकता हूँ। हाँ। और इन्होंने जब रेजोल्यूशन पास किया, डिपार्टमेंट को क्या है, बीडीओ को उससे कोई लेना देना नहीं है, डीसी साहब को कोई लेना देना नहीं है। सेंटर देखना है, सही और गलत हम लोगों ने देखना है। करप्ट तो हम लोग हैं। हुकुम से वहाँ पैमाइश हुई है, पूरे एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, और वो सेंटर आई है वो जगह। देखिए हम आप तक भी आएंगे, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा ये जो बात बता रहे हैं, हाँ ये बात कंप्लीट करेंगे, हम आपसे पूछेंगे, आप भी जवाब दीजिए। बिल्कुल आप दोनों से हम बात सुनना चाहते हैं और पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरीके से वहां की हालत बनी हुई है और आप लोगों को आपस में ही इस वक्त मुठभेड़ हो रही है। यानी आप लोग आपस में आप कॉन्फिडेंट ही नहीं हो अपनी बातों पे। आप बताइए, जहां तक इन्होंने इल्जाम लगाया, आप सिर्फ पॉइंट पे बात कीजिए। इन्होंने कहा है कि आपके लोग जो है वहां पे खुद से खस्ता हालत कर रहे हैं, क्या है उसमें आप बताइए, कैसे कर रहे हैं? सर बिल्कुल नहीं, हमारा कौन सा लोग है। मैं वहां से 3 किलोमीटर दूर रहता हूं। मेरा तो जाती तौर वहां कोई लेना देना नहीं, आना जाना नहीं। बच्चे इन लोगों के पढ़ते हैं वहां पे। साजिश क्या हुई सर? साजिश ये है कि अगर आप एक वीरान सी जगह पे कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं, वीरान जगह पे, तो आप मुझे बोलिए साजिश क्या हुई उसमें? मतलब कोई चौकीदार तो है नहीं जिसको तनख्वाह है कि वो वहां पर वो ये देख ले कि ये यहाँ पर डंगर क्यों आते हैं। अब देखिए, वो तो कंस्ट्रक्शन के वक्त हमने सोचना है कि सही क्या है गलत क्या अच्छा है। आप देखिए, अब फिलहाल स्कूल भी बन चुका है, गवर्नमेंट का पैसा लग चुका है, वहां पे पंचायत घर भी तामीर हो चुका है, गवर्नमेंट का पैसा लग चुका है, ठीक है। अब इस वक्त सरपंच आप है, आपके हाथों में है, इनके हाथ में नहीं है। अब आप ये बताइए, आप वहां की पब्लिक को ये बताइए कि आप अब उस स्कूल की, उस पंचायत घर की हिफाजत का कदम कैसे उठाएंगे और कब तक उसका कदम उठाएंगे और उसकी कंस्ट्रक्ट कब करेंगे? बिल्कुल हम उसके लिए करेंगे। हमारे पास फंड्स आती हैं, पैसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। नरेगा में करोड़ों, हमें 1.25 करोड़ बजट इस साल की है 2020-21 की, 1.25 करोड़ बजट है। 14th FC हमारे पास 20 लाख रुपए आया, लेकिन हम तब करेंगे वहां पर काम जब अननेसेसरी इंटरफेरेंस इनका जब वहां पे खत्म हो जाएगा और ये बोलेंगे कि आप कर लो काम, हम करेंगे। और हम वहां का नक्शा अगर नहीं बदलेंगे, आप जो मर्जी आप देखिए जहां तक ताल्लुक है उस इलाके की जमीन का, देखिए मैं आपको बता दूं ना, झगड़ा नहीं होना चाहिए इस बात पे। देखिए जो उस इलाके के स्कूल के अलावा की जो बाउंड्री में जमीन है, इनका कहना है कि वो इनकी जमीन है, आप उस जमीन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। जो स्कूल है, जो पंचायत घर, उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी आप लेंगे क्या? सर हम बिल्कुल लेंगे, हम कोऑपरेट करेंगे। जो बना वहां, इनकी जमीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे जिसको इन्होंने बांध दिया। सुनिए, हमने कौन से बेल लगाने हैं वहां पे, हमें क्या छेड़खानी करनी है? मुझे अपने वालिद साहब की 70-80 कनाल जमीन है घर में, ऐसा कुछ भी नहीं है। शामलात रकबा इन्होंने अपने नाम इंदराज किया है और डोनेट करते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। सुनिए बात, हम तब काम करेंगे वहां पर जब करने कोई काम दे, हम तब काम करेंगे। जब कोई हमें काम करने ही नहीं देगा तो जाहिर सी बात है हम वहां बैठना भी पसंद नहीं करते हैं। बैठेंगे हम भी, अपना टाइम पास कर लेंगे, 4-5 साल जो है बाद में देखी जाएगी क्या होगा। लेकिन ओवरऑल जो है बुरे हाल है। देखिए इनका कहना है कि ये जिम्मेदारी ले रहे हैं स्कूल की प्रोटेक्शन के हवाले से, पंचायत घर की जितनी भी वो बाउंड्री है उसको ये प्रोटेक्शन करवाएंगे, लेकिन आप और आपके लोग वहां पे रोड़ा नहीं डालेंगे। आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं क्या? और अगर ऐसा होता है तो आप उसके बारे में जिम्मेदार होंगे? देखो, ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि ये ज़मीन इनकी नहीं है, ये लोगों का हक है। मैं आपको बताऊंगा,
जब तक ये बात क्लियर ना हो जाए वहाँ ये कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। ये एक चीज़ तस्लीम करें, इन्होंने तो अभी बोल सर ये एक चीज़ तस्लीम करें कि ये वाकई इनका रगबा है। हमारे लोग या मेरा कोई पार्टनर या मेरा कोई साथी, वहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन होगी मैं इनको इजाज़त दूंगा, लेकिन हमारी कॉन्फिडेंस से वहाँ होगा। अगर हमारी ज़मीन है तो ये तो पहले उसमें ज़मीन में भी पढ़ें कि ये इनकी है ही नहीं, इसको खाली करेंगे। तनाज़ा तो वही है, उसी हिसाब से वहाँ कोई हम किसी को कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं देते हैं। अगर मान लो ये कानून की बात है, अगर तमाम दुनिया का शामला चला जाए तो हमारा भी जाएगा, तो खुदा न खास्ता हमको कोई उससे मरने का खतरा तो नहीं है। ये कानून है, इसकी मजाज गवर्नमेंट है। लेकिन मैंने जो पहले कहा, मैंने एक बार मस्जिद के महराब में खड़ा होकर हलफ किया, हमने इंदराज नहीं करवाया, वो हमारे दादा के वक्त से चला आया है हमारे नाम। तो जिन लोगों ने परसों शाम और कल शाम का इंदराज करवाया, उन्होंने उसका कंपनसेशन भी निकाला, उस पर नज़र नहीं है। मेरे दादा के नाम जो ज़मीन है उस पर इनकी नज़र, उसको हमसे छीनना चाहते हैं। ये छीनना, ये छोड़ दें, ये कंस्ट्रक्शन करें, मैं इनका ताउन करूँगा। ठीक है। तो देखिए अब देखिए परवेज साहब, यहाँ पे थोड़ा सा भी हमें उतावला होने की ज़रूरत नहीं है, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मामला है पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का। देखिए जहाँ तक ताल्लुक़ है, इन्होंने कहा है कि ज़मीन आप जो है बहैसियत ज़िम्मेदार नायब सरपंच इस वक्त मौजूद है, वहाँ के जो ज़मीन का ताल्लुक़ है आप या आपके लोग जो भी हैं उसके साथ छेड़खानी करेंगे, या जो भी हो रहा है वो आप अंदरूनी तौर से करें, लेकिन जो स्कूल का है वो आप जिम्मेदारी लें। स्कूल है, पंचायत घर है, उसकी प्रोटेक्शन का आप जिम्मेदार लें, क्योंकि आपके पास इस वक्त हथियार है, आप कानून आपके हाथ में इस वक्त, आप उसके बारे में करिए। बाकी जो जमीन की बात है उसकी बात नहीं करिए। सर बिल्कुल ये सही है, हम करेंगे उसकी फेंसिंग मेरे पास प्लान है उसका, ये कि ईमान से बोल रहा हूँ, मेरे पास प्लान है, उसको हम फेंसिंग करेंगे। ये कब तक होगी, ये कब तक? सुनिए ना, लेकिन जमीन जो है ना, देखिए सिर्फ इनको ही क्यों, मतलब मानता हूं, देखिए इदरीस साहब, अगर मेरे वालिद साहब से कुछ गलत तरीके से हुआ है कुछ, सपोज, क्या उसके लिए हमें उनके औलाद, मैं अपने वालिद साहब का औलाद हूं, मुझे हक नहीं है कि मैं उनकी आखिरत भी बचाऊं? और मैं अगर इनके दादा अजदाद से अगर वो है तो इनको भी देखना चाहिए कि यार ये सही है कि गलत है, छोड़ दें। वहां पर मतलब क्यों लेते हैं अपने सिर? और वो जगह बिल्कुल भी, मतलब क्या बताऊं इदरीस साहब, नहीं आप खुल के बताइए आप खुल के। मतलब वो जगह जो है बिल्कुल अच्छी नहीं है, सेंट्रल प्लेस की, मतलब अगर हम बोलते हैं सेंट्रल प्लेस, यार आप देख रहे हो वहां पर, फिर स्कूलों की ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। हम काम करेंगे, मतलब हम मानते हैं कि इन लोगों ने गैर जरूरी तरीके से उसको हड़पा है, अपने नाम किया है, हम ये तस्लीम करते हैं, वो ये इन्होंने किया है, ये बोलें आबा व अजदाद से, हमें उससे कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर अननेसेसरी जो इंटरफेयर ये करेंगे कंस्ट्रक्शन के हवाले से, मैं आपको ऑन कैमरा बात बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी साफ तौर पे बताया, कंस्ट्रक्शन पे नहीं, ये जो जमीन की बाकी बात है ना उसको अलग छोड़ करके आप स्कूल की और पंचायत घर की फेंसिंग करिए, उसमें ये रोड़ा नहीं आए। देखिए जमीन जो है शामलात इनके नाम दर्ज है, मेरे कहने से न वो मेरी हो जाएगी न वो पब्लिक की हो जाएगी, उसका जो ऑफिशियली जो कुछ भी होगा कानूनी एतबार से वो उसको हो जाएगा। लेकिन स्कूलों की जो बुरी हालत है, और अगर उनको ठीक करना होगा हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर हम लाखों पैसा हमारे पास आज की डेट में भी है गवर्नमेंट देती है, हम कर सकते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर फिर वही होगा कि 2 लाख रुपए हमें आए, तो इन लोगों ने, अगर इतरी साहब आप चलिए और देख लीजिए वहाँ पे जो पिछले साल 2 लाख रुपया लगा, वहाँ पे अगर 63 लाख रुपया एस्टिमेट में था, उसको 35 और 40 का लगा है, कुछ फटे 35 के हैं, कुछ 40 के हैं। और जो ट्रेस लगा था वो भी हल्का फुल्का, जो सीलिंग है उसका, वो आज भी टूटा है, आज भी टूटा है। आप बोलें क्या काम करेंगे हम? तो देखिए नाजरीन, इस टॉपिक को हम यहीं छोड़ते हैं। साथ ही साथ इनसे हम ये भी पूछने की कोशिश करेंगे, चूंकि एक इंटरव्यू आपका सामने आया था जिसमें
आपके इंटरव्यूअर ने उस पे हेडिंग लगाई थी कि सरपंच को लगा गया देशद्रोही का इल्ज़ाम। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। चैनल हमारे चैनल से पब्लिश हुई थी बात, लेकिन उस चीज़ को उल्टा किया गया था। और वो क्या बात थी? ऐसा तो था ही नहीं, तो देशद्रोही वाला लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल हुआ? सर असल में हम पे न देशद्रोही का इल्ज़ाम है, न कोई ऐसी कोई बात है। उसने शायद वीडियो वो पूरी नहीं देखी थी शायद। अगर उन्होंने देखी नहीं तो आपको बोलना चाहिए था। लेकिन मैंने देशद्रोही के हवाले, मैंने अपने लेवल से, अगर आप इदरी साहब आप पूरा इंटरव्यू देख लीजिए, मैंने वो जिम्मे नहीं लिया है। मैंने इंटरव्यू से पहले उनको बोला था कि हम पे देशद्रोही का कोई भी इल्ज़ाम नहीं है। हम पे इल्ज़ाम ये है, पब्लिक में हमारी रेपुटेशन खराब करने के लिए एक्स सरपंच साहब ने वहां पर बोला कि सरपंच धारबी और नायब सरपंच ने भरत पोस्ट पे जाके मेजर साहब को बोला कि आप इनको इंक्वायरी कीजिए, मदरसा वहां पे है और मस्जिद है, फंडिंग कहां से हो रही है। लेकिन 5 सितंबर को वहां पर आर्मी बैठी थी मिडिल स्कूल पोंडा में। मैं और जो हमारी सरपंच के हस्बैंड जो हैं शमसुद्दीन साहब, हम डोडा से घर के लिए शायद जा रहे थे। हम वहां पर गए इंसानियत के नाते कि हमारे इलाके में आर्मी बैठी है कुछ दिनों से, हम भी मुलाकात कर लेंगे इनसे, क्या बात है क्या नहीं है। हम वहां पर गए तो सलाम कलाम के बाद हमने उनको बोला जनाब हमारे लायक तो कुछ नहीं है, अगर है तो आप बोल दीजिए, हम कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। उन्होंने ये बोला कि फौज के पास सब कुछ होता है, हमें कोई जरूरत नहीं है, आपका शुक्रिया। हम वहां से उठे तो चले गए। इसके बाद इन्होंने पब्लिकली बात शोषा छोड़ा कि इन लोगों ने मदरसा भी नहीं छोड़ा, इन लोगों ने मस्जिद भी नहीं छोड़ी। लेकिन देखिए परवेज साहब, एक बात है, ठीक है, मदरसा मस्जिद की बात जहां तक आती है वहां से ये भी सुनने को आ रहा है कि वहां पे पार्टी लेवल पे और कुछ सरकार तंजीमों के बेस पे जो है अब मंदिर, ये जो मंदिर है, मस्जिद है, मदरसे जो भी हैं, उनमें आना जाना बंद हुआ है सिर्फ और सिर्फ सियासत की बुनियाद पर। तो सियासत को मजहब में क्यों जो है समेटा गया है वहां पे? बिल्कुल सर, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पहले मैं ये बात पूरी करूंगा क्योंकि इन्होंने ये बोला कि हमने मेजर साहब को बोला कि इनकी इंक्वायरी कीजिए, फंडिंग कहाँ से होती है। और जाहिर सी बात है, जब मस्जिद में एक हाफिज साहब ने भी अपने खुतबे के दौरान कहा कि मतलब उन्होंने हमारा नाम नहीं लिया, इनडायरेक्टली बोला कि ऐसे हमारे मुसलमान हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, तो हमने भी सुना। लेकिन इन्होंने जब बोला तो मैंने इनडायरेक्टली, मैं इनसे बात नहीं करता हूं, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने बात छोड़ी कि यार इस बार इस मुद्दे पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। अगर हम वाकईतन हम पे ये बात सबूत होती है, फिर तो हम यहाँ पर रहने के लायक भी नहीं है। लेकिन सफाई के तौर पे मैं आपके चैनल की वसातत से कहता हूं कि ऐसी कोई बात भी नहीं है। फिर मैंने मेजर साहब को उस दिन फोन किया कि जनाब आपने ऐसे एक्स सरपंच साहब को बोला है। उसने बोला यार ऐसी कोई बात नहीं है, ना आपने हमें बोला ना और किसी ने बोला, हमारा वो रूटीन वर्क था। हम फौज का ये काम है, जो हमारे कैंप की जुरिडिक्शन में जो बातें हैं, हम हर एक मस्जिद का, मंदिर का, मदरसे का हिसाब रखते हैं, वो हमारा एक ऑफिशियल वर्क है। हाँ ठीक है, वो करते हैं, फौज का वो काम है, वो कर रही है, लेकिन इन्होंने आप पे इल्जाम लगाया। हम इनसे पूछेंगे। हाँ बताइए। जब ऐसा हुआ तो वक्त गुजरता गया, तो बात भी रद्दी की टोकरी में चली गई। हमने भी सोचा कि शायद ये आई गई बात तो देख लेंगे, फिर ज्यादा इस मसले को फिर क्या मतलब लाइटली लिया कि चलो यार जो हुआ सो हुआ, तो छोड़ो। पिछले दिनों जब आपके साथ एक्स सरपंच साहब ने इंटरव्यू में कहा कि इन्होंने बतौर मुखबिर इन्होंने भरत कैंप से आर्मी लाई और वो 15 दिन वहां पर बैठे, इन्होंने बोला कि इनकी आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो उसी मुनासिबत से द स्ट्रेट लाइन जो है न्यूज़ रिपोर्टर, उसने हमें फ़ोन किया कि आप पे कुछ एलिगेशन लगे हैं, आप हमारे चैनल पे आइए। तो जाहिर सी बात है, जब वहाँ पर हुए तो उन लोगों ने, उनसे जब मैंने बात की तो मैंने उनको बोला कि हम पे ये ऐसे इस किस्म का इल्ज़ाम लगा है। लेकिन उसने न्यूज़ की शुरुआत जो की वो खुद जवाब देगा, या अगर वो मैं उसकी सहाफत पे मैं क्या कह सकता हूँ। जमहूरियत का एक 4th पिलर है ये सहाफत, तो मैं वो नहीं कह सकता हूँ वो उन्होंने क्यों पूछा वो। लेकिन फिर मैं चुप ही रहा। मैंने उनको पहले बोला था कि देशद्रोही का इल्ज़ाम हम पे नहीं है, लेकिन जब उन्होंने देशद्रोही का वो बोला बाद में, तो मैंने फिर अपने हिसाब से उसमें जवाब दिया है। मैंने ये सोचा चलो यार इनके कहने से हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। मैंने इसको अच्छी तरीके से ब्रीफ किया था पहले। तो अगर एजेंसियों तक इंटरव्यू जाएगा, बात जाएगी, हमें कोई बुलाएगा, पूछेगा, ये भी आएंगे वहाँ पे, देखते हैं क्या कुछ होता है। तो ये बात थी। तो देखिए यहाँ पे
इस बात में आप क्या बताना चाहेंगे आप? मैं ये बताना चाहूँगा, मैंने इसलिए इनका नाम लिया। ये तज़किरा एक बार मस्जिद में भी हुआ, जब हमको आर्मी वालों ने वहाँ बुलाया, वहाँ हमारी बात मेजर से हुई। उसके बाद जुमा के रोज़ मस्जिद में बैठ के बात हुई है। हमको जिस वक्त मेजर ने बुलाया, हम वहाँ गए तो मेजर साहब ने 2 बातें वहाँ कही हमसे। पहली बात उसने कही है कि यहाँ जी सरपंच और नायब सरपंच ने कंप्लेंट की है, यहाँ हमको खतरा है फायर होने का, ये हमको फायर करेंगे। और दूसरी बात ये कि आप बताओ मस्जिद की फंडिंग कहाँ से है, क्या इसका फंडिंग का क्या सिस्टम है, और मदरसे के फंडिंग का क्या सिस्टम है। सिर्फ 2 बातें उन्हें बताई, लेकिन क्लियरली मेजर साहब ने ये बताया कि इन्होंने ऐसे ऐसे बताया हमको, यहाँ हमको खतरा है, ये हम पर फायर करेंगे। तो हमने उसी हिसाब से इस बात को लिया कि जब फायर का खतरा इनको है, जब फायर का इन्होंने बोला तो मस्जिद का भी इन्होंने किया है। नहीं, मतलब ये तो गलत फहमी है ना, ये बदगुमानी है। मतलब आपने इस हिसाब से सोचा। हाँ, लेकिन ऐसा मतलब आपने सोचा और उस पे आपने एक्शन किया? नहीं सोचा, मतलब पहले आपने बोला, इन्होंने एक शिकायत की थी कि फायर लग गया। हाँ। लेकिन ये फायर कर देंगे जी, हमें खतरा है, ये है, वो है। उसी बात पे आपने बदगुमानी करके ये सोचा कि इन्होंने ही उनको ये भी बोला होगा कि मस्जिद की फंडिंग का हो। बदगुमानी नहीं, इसमें और भी बहुत से शवाहिद मौजूद हैं, बहुत बड़े शवाहिद मौजूद हैं। वो किसने की है किसने नहीं की है, आप मारती है कि बताइए मुझे। तो हमने फिर मस्जिद में बैठ के हमने बात की इस पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। वहाँ इनका एक सफ़ीर आया, अच्छा, हमारी मजलिस में इनका एक सफ़ीर आया, उसको हमने चैलेंज करके बताया, जाओ उनको बुलाओ बरादरी में। हम बताते हैं इन्होंने ये शिकायत की है, क्या हमने बोला है उसको कि हम बताते हैं इन्होंने ये शिकायत की है इस चीज़ की। लेकिन अगर तुम सच्चे हो उनको बुलाओ, वो यहाँ बरादरी में बात करें। उसने जिम्मेदारी ली, मैं ये बात कराऊंगा। तब से 6 महीने हो गए, किसी ने बात नहीं की। सुनिए इधर मेरे से क्लियर कीजिए, बस मैं जा रहा। रहा सवाल जहाँ तक ये मैंने जो पहले यहाँ बात की थी, इन्होंने अपने इंटरव्यू में डीसी साहब को मुलव्वज़ किया है। ये जी डीसी साहब पर इल्ज़ाम लगाते हैं ये करप्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन का हेड करप्ट है। इन्होंने उसमें डीसी साहब का नाम लिया है अपने इंटरव्यू में। अच्छा, आपका क्या मकसद? ठहरे हमने किसी डीसी साहब का या तहसीलदार साहब का या किसी साहब का नाम नहीं लिया है। मैंने पॉलिटिकल लेवल पे बात की है। पार्टी का जो हेड होता है, पार्टी उसके अंडर में होती है, चाहे वो हमारी नेशनल पार्टी है या इनकी कांग्रेस पार्टी है। या इस वक्त हमारे पंचायत लेवल पे इनकी पार्टी है, मान लो इनकी इस वक्त सब पार्टी है इलाके में जिसमें ये राज कर रहे हैं, वो हेड तो यही है ना। अच्छा, मैंने बोला है उस वक्त ये कि ये लोग करप्ट हैं, ये बोला है मैंने पार्टी बहस पे। मैंने बोला ये करप्ट है। अगर आपको करप्ट होने का सबूत चाहिए, ये मैंने साथ लाया है, मैं ये बता दूंगा। 2019 में 2018 तक जो ब्लॉक डिपार्टमेंट के काम हो रहे थे, उसमें सीमेंट वर्क हो रहा था। अच्छा, मटीरियल लगता था, रेत बजरी लगती थी, उसमें हर चीज़ लगता था। तो मटेरियल के नाम से 40% वो पेमेंट रेशो था, 60-40, 60 लेबर 40 क्या कहते हैं मटेरियल। 2018 के बाद सीमेंट वर्क है ही नहीं इलाके में, कोई वर्क नहीं है। एक बेलचा कहीं रेत बजरी नहीं पड़ा है इलाके में। तो 2019 में ये लोग 13 लाख रुपया मटेरियल का निकालते हैं। वो कौन सा मटेरियल मुझे एक बात सुनिए ना मेरी, जिस बारे में मैंने बात की, ये लोग करप्ट हैं। हाँ, बताइए बताइए। बात का मतलब होता है, हाँ बताइए। नंबर 1 ये, और नंबर 2 शमसदीन सरपंच जो है, वो तो सरपंच है ही नहीं, उसकी बीवी है ना। हाँ, तो उनका नाम तो हमारे पास तो सरपंच है, सरपंच ही वही कर रहा है। शायद यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं जो उसको एक्सेप्ट करती है।
आप क्यों करते हो उसको एक्सेप्ट? मैं नहीं करता हूँ एक्सेप्ट। प्लान बनाया उन्होंने एक कुंबे का, अच्छा, सिर्फ अपने कुंबे का। क्या धार में दूसरे लोग नहीं रहते हैं? 7 के 8 लाख रुपए का प्लान बनाया। जब उन्होंने प्लान बनाया उन कामों का जो नरेगा में काम हुए थे, अच्छा, उसी का प्लान बनाया और वीडियो को दिया पास करने के लिए। अच्छा, जब इन्होंने प्लान वीडियो को दिया पास करने के लिए, वीडियो था मनोज कुमार, तो मैंने इसको कंप्लेंट डाल दी। मैंने कहा वीडियो साहब, ये जो काम इस प्लान में आए हैं ये नरेगा में हो चुके हैं, इनकी आप हरगिज़ पेमेंट मत करना। अगर पेमेंट करेंगे तो भुगतान करना पड़ेगा आपको। तो मैं चुप रहा। देते तो वो पेमेंट हो गई। जब पेमेंट हो गई तो मैंने आरटीआई डाली। 3 महीने इन्होंने रगड़ा तो वो जवाब नहीं देने लगे। आखिर उन्होंने जवाब दिया किस काम की कितनी पेमेंट हुई है। एक ही कुंबे अपनी फैमिली के 6-7 लाख रुपया, वो काम है नरेगा के। अब उस पर क्या कार्रवाई हो रही वो दूसरी बात है। उसका जो प्रूफ है मेरे पास इस वक्त भी मौजूद है। देखिए आप हाँ बताइए आप। तो ये देख के मैंने करप्शन का नाम लिया था ना मैंने, ये लोग करप्ट हैं। अच्छा, तो मतलब आपका मतलब ये था कि आपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के यानी डीसी साहब बात के लिए नहीं कही मैंने थी, आपने पार्टी बेस पे कहा था। हाँ। लेकिन अब आपकी पार्टी पे भी ये इल्जाम है कि जब आप सरपंच थे धार बी के, हाँ। तो उस दौरान आपने जो है पब्लिक प्रॉपर्टीज को अपने घरों में इस्तेमाल, यानी आपने अपने घर बनाए। ये आपको साबिका ये आज के सरपंच ने इस तरह से बोला। शाबाश। उनका जो इल्जाम है, इस शख्स ने 2011 से 2016 तक हाँ। पूरे धार एरिया की खाक छान ली है। अच्छा, पूरी खाक छान के रखी है। कहाँ मुझे एक पैसे का गफला मिले तो मैं इसको कड़ी डलवा दूंगा। आई समझ? कोई डिपार्टमेंट, कोई आरटीआई, कोई कोर्ट, कोई तहसील, कोई जगह बकाया नहीं रखी है इसने। पूरी खाक छान डाली है, वहां से कुछ नहीं निकला। मतलब आप ये कह रहे हैं आप करप्ट नहीं थे? मेरी बात सुनिए। नहीं, मतलब आप करप्ट नहीं थे। अगर मैं करप्ट हूँ, इदरीस साहब आप हमारे घर में आते हैं, एक मजदूर के घर में भी आप जाते हो, लेकिन आप जरा बजात खुद आप जरा बताइए, ये एक मजदूर के घर के आसपास आप कितनी अच्छाई देखते हो। आप मेरे घर में जब आते हो तो वहाँ कौन सा आपने शीश खाना देखा? कितने शीशे बिछे हुए हैं। मेरा अपना रास्ता, मैंने अपनी सरपंची में खुदा के सामने अपना रास्ता भी नहीं बना सका। देखिए, अब आप कह रहे हैं आप करप्ट नहीं हैं, लेकिन मसला ये है कि 2018 में फिर क्या वजह है कि आप हार गए? लोग आपसे बजिद क्यों हुए? देखो, हारने की जो बात है, हाँ, इसमें मैं नहीं जाना चाहता था। जी नहीं, बताइए ना। शायद ये लंबी हो जाएगी। अब आप बताइए मुख्तसर। देखो, हारने की जो बात है, ये मिम्बरी लड़ रहा था परवेज छित्रनवार से। ये मिम्बरी नहीं जीत पा रहा था वहां से। अच्छा। छित्रनवार से मिम्बरी नहीं जीत पा रहा था। तो वहां जो हमारे ठाकर भाई हैं बहलोड़ वाले, अच्छा। वो है बीजेपी के साथ। अच्छा। इसने कुरान उठाया उनके साथ कि उनके 50 वोट हैं, आप मुझे ये 50 वोट दो, मैं आप लोगों को सरपंच बनाऊंगा। वो भी था ना एक सरपंची कैंडिडेट। अच्छा, ठीक। तो उनसे वोट ले लिए, तो मेंबर बन गया ना। जब मेंबर बन गया, 26 तारीख रात तक, 27 को था इलेक्शन, 26 तारीख रात तक ये 2 पार्टियां थी अलग अलग। 27 तारीख रात को इसके पास थे 60 वोट उस वक्त अपने। वो 60 वोट उधर से काट कर तो इधर डाल दिए, मुझे हरवाने की है। नंबर 1, दोनों पार्टियां मिलकर। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, मुझे अपने घर के 7 वोट पोल नहीं हुए। कुछ तो ड्यूटी पे थे, कुछ जमात इस्लामी से मुंसलिक थे। मेरे अपने कुंबे के 7 वोट पोल नहीं हुए, तो 6 वोट से मैं हारा। कितने? 6 वोट से मैं हारा हूँ। 7 वोट मेरे अपने घर के पोल नहीं हुए। तो मुकाबले में दोनों पार्टियां इकट्ठी हो गई, तब मैं हारा। अच्छा। तो हार जीत होती रहती इसमें। मैं इसकी तरह, इसने हारा था मेरे से, तो अभी मैं उधर, अभी लोग पुलिस उधर काउंटिंग सेंटर पे थे, तो ये हाई कोर्ट में पहुंचा था, मैं नहीं गया।
ये हार जीत जो ये सियासत में दो ही चीज़ें होती है, या हार होती है या जीत होती है, उसमें क्या पछताना है। किस बहाने से हुई, इन्होंने जीता मैंने हारा, इसमें कोई बहस की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हम अब आखिरी बात आपसे इसी हवाले से पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो पार्टियां थी आपस में और मतलब जो हार जीत होती, उस हवाले से आप थोड़ा सा बताइए ब्रीफ, और उसके बाद हम इस डिबेट को यहीं छोड़ते हैं। और नाजरीन आप देख रहे हैं कि किस तरीके की हालात बनी हुई हैं हमारी पंचायती राज में। तो जी बताइए। साहब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सफाई भी दूंगा, लेकिन आप 4 सवाल इनसे करते हैं और फिर मुझे एक का जवाब देने के लिए बोल रहे हैं। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट हेड हमारा जो है वो करप्ट है, आप इंटरव्यू अपना यहाँ पर कंप्यूटर खोलिए, आप देख लीजिए, इन्होंने हमारा नाम लिया, ये करप्ट हैं। पार्टी हेड से क्या लेना देना है? पंचायती राज में पार्टी हेड से क्या लेना देना, हमें पार्टी हेड करप्ट होगा। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन हेड, डिस्ट्रिक्ट हेड का इन्होंने कहा कि डीसी साहब जो है करप्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट का हेड करप्ट होगा तो हमारे लिए कहा कि इन लोगों का क्या हाल होगा। तो ये अंडरस्टूड बात है। चलिए ठीक है, हम इस चीज को देख लेते हैं। हाँ आप देख लीजिए, इंटरव्यू पूरा देख लीजिए कि नहीं हम देख चुके हैं, मुख्तसरन अब बात। लेकिन फिर आप सही देखिए इदरीसा, आप सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए, जो आपको लगता है कि सही है। इन्होंने बोला था डिस्ट्रिक्ट हेड अगर करप्ट हो, वो करप्ट, आपने उसका नाम लिया डीसी और इन्होंने लिया पार्टी का हेड। अब आवाम डिसाइड करेगी कि वो क्या सोचेंगे, वो उससे हमें लेना देना नहीं, हमने यहाँ पे उस चीज को नहीं चढ़ने। देखिए बात करेंगे, देखिए बताइए पूरा सुनिए। जो हम पे एलिगेशन लगा, ये आपके सामने सबूत, आप नाजरीन को बताइए अपने चैनल से कि ये सबूत हुआ कि हमने मेजर को बोला था कि मिडल मदरसे की और मस्जिद की फंडिंग कहाँ से होती है। इन्होंने बदगुमानी की, इन्होंने शक पे बोला कि ये मेजर से मिले, इन्होंने पता नहीं क्या बोला, आपके सामने सबूत हुआ ये वहां पे। आप क्या कहना, नहीं मेहरबानी कीजिए आप बता दीजिए जनता को कि हमने नहीं बोला था, ये इनकी जबान से इन्होंने खुद बोला कि हमें जी शक पड़ गया। बदगुमानी गलत है, और हम क्या बताएं, अब हम मुसलमान हैं, हमें इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। हुआ वो चीज। अब देखिए लास्टली आप अब देखिए यहाँ तक इतने इश्यूज हुए। नाजरीन मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए पंचायती राज में जिस तरीके से लीडर बनाए जाते हैं, सरपंच पंच इस तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन वहीं पंचायती राज के अंदर जातियात को सामने लाया जाता है और ऐसे ऐसे इश्यूज आपने देखे जब तक आपने सोचा भी नहीं था। इस तरीके के इश्यूज जो है पंचायती राज में हो रहे हैं, और फिर आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वहां के डेवलपमेंटल काम ऊपर उठेंगे, वहां के तालीमी निज़ाम में जो सुधार आएगा, वहां के स्कूल बचेंगे, वहां की तरक्की होगी। उस इलाके में जिस तरीके से सरकार ये चाहती है कि पंचायती राज को मजबूत करके गाँव के लोगों को मुख्तलिफ सुविधाएं दी जाएं, लेकिन वहीं पर किस तरीके से सरपंचों को, नायब सरपंचों को, मेंबरों को, दीगर जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है, और कहीं ना कहीं किस तरीके से बदगुमानियों के तौर पर भी जो है लोग इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल करने की वजह से आपस में लोगों के सामने पब्लिक में नफरतें और रंजिशें बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल की ये कोशिश है कि इन नफरतों को खत्म किया जाए और इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की जाए, ना कि इन चीज़ों को हवा देने की ज़रूरत है। हम टीआरपी के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि समाज सेवक के तौर पर हम आपके लिए काम कर रहे हैं। हमें ये लगा था कि आज इस चीज़ पर डिबेट होनी चाहिए कि किस तरीके से पंचायती राज में बिगाड़ हो रहा है, किस तरीके से एलिगेशन पे एलिगेशन एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं जो है पंचायती राज में लोगों के कामों में किस तरह से रोड़ा बना जाता है और लोगों के तरक्याती कामों में रुकावट पैदा की जाती है। फिलहाल आपने आज जो देखा इस पे आप जरूर तबसरा करें, और इसी तरीके से आप आगे भी देखना कि किस तरीके से जो है क्या कुछ आगे होना है, किस तरीके से क्या होगा। फिलहाल परवेज साहब टाइम हो चुका है, काफी डिबेट की है, आपको 2 बातें सुननी होंगी। नहीं हम सुनेंगे, ठीक, बताइए। जो डेवलपमेंट की बात है, हमारी डेवलपमेंट में कोई भी कसर नहीं है। हम जो काम कर रहे हैं पंचायत में स्मूथली कर रहे हैं। रहा सवाल, इन्होंने मटेरियल की बात यहाँ पर की। इदरी साहब, ये जो प्लानिंग बनती है, ये दिल्ली में वो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने 60-40 का रेशो रखा है, मैंने नहीं रखा है। वो अगर आज मटेरियल, आज सीमेंट और रेत डिपार्टमेंट नहीं देती है, वो उनसे आप जवाब लीजिए। अगर इसको बंद करेंगे वो पैसा भी पब्लिक को मिलेगा, मुझे जाती तौर उसमें भी कोई फर्क नहीं है। सुनिए इदरी साहब, पूरी बात सुनिए आप। मटेरियल जो है वो 60 और 40 रेशो है, वो
वो जो प्लानिंग करते हैं वो बनाते हैं। हमें नहीं मालूम कि अगर उनको पता है, हाँ वो इसलिए कि रूरल डेवलपमेंट का इन्होंने बड़ी जैकफीड कंपनी है और कोई है, उनका करोड़ों रुपया देना है, तो उन लोग सेंटर से आता है। लेकिन यहाँ पर जो खुरुद बुरुद होता है, लेकिन हम निचली सतह पे हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं। हम जो काम कर रहे हैं, मतलब कागजी तौर हमारी पंचायत जो है अभी कुछ दिनों से ही हमारी पंचायत जो है बिल्कुल स्मूथली चल रही है। हमारे पास सर्वे जो हैं PMAY की हैं, SEC IDs हैं। अच्छा, SDM PMAY के तहत लोगों की एक शिकायत आई थी कि वहाँ पे घरों के तामीर के हवाले से काम नहीं हुआ, जैसे कि बाकिया पंचायतों में हुआ। आपके उस इलाके में क्यों नहीं हुआ? हमारे सर ये जो है PMAY की सर्वे जो SEC उसका नाम है सोशली और इकोनॉमिकली जो वीक लोग हैं, उनकी एक सर्वे 2011-12 में हुई थी। अच्छा। उन दिनों यही सरपंच साहब थे, इन्होंने नहीं करवाई सर्वे, तो हमारी पंचायत में 6 SEC IDs थी। हमने 18 थी पहले, वो 18 थी, फिर 18 से लेस करके 6 हो गई, वो मैं जानता हूँ। फिर आप 170 या कुछ बना चुके हैं, हाँ इस तरह। लेकिन आप मुझे बताइए, जो आपके दौरे अभी 2 साल हुए हैं, तो क्या सिर्फ SEC IDs बनाई है कि कुछ मकान बने भी, तामीर हुई है? और ये भी सुनने में आया है कि कुछ ऐसे लोग कुछ ऐसे हैं कि मतलब जिनके अच्छे मकान हैं, अच्छे वो बना भी सकते हैं, उनको पहले प्रायोरिटी दी जा रही, ना कि गरीबों को। मतलब कुछ लोग शेडों में अभी भी बसते हैं, लेकिन कुछ जिनके अच्छे मकान हैं उनको SEC ID के जरिए पैसा दिया जाता है। उसके बारे में बताइए। बिल्कुल आपने सुना होगा, लोगों से सुना होगा, लेकिन मैं इसकी तरदीद करता हूं, क्योंकि 6 SEC IDs जो हमारे पास 18 थी, उसमें से जब वेरिफिकेशन हुई उसमें मुझे अपने भाई की भी SEC ID थी और कुछ मुलाजिम लोग हैं उनकी भी थी, तो वो हमने उसको वहाँ से रिमूव किया और 6 लोग हमने रखे जो जिनके मकान आज बने और उनको पैसे भी मिल गए। जो हमने सर्वे की है 150 से प्लस 171 गालबन SEC IDs हमारे पास हैं। हमारे पास जो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने जा रहा है, उसके बाद जो टारगेट आएगा हम मशवरे से प्रायोरिटी सेट करेंगे, उसमें जो प्रायोरिटी पे होगा सीरियल 1 2 3 करके तो हम लोग ये काम करेंगे। ठीक है, फिलहाल परवेज साहब बने रहे शुभम चैनल टोडा के साथ। नाज़रीन, देखा आपने किस तरीके से कि काफ़ी न काफ़ी तरीके से जो है पंचायतों की हालत बुरी है। इस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है। इस पे इंतज़ामिया को भी, सरकार को भी और लोगों को भी जो है जागने की ज़रूरत है और इन चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ कहीं न कहीं जो है सियासत को गाँव के लोगों ने जातियात पे इस्तेमाल किया है। इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, वरना एक नतीजा ये भी आएगा कि सियासत के बलबोते पर लोग कत्लो गारत करेंगे, जंगो जदल होंगे अगर जो है इन चीज़ों को ज़ाती तौर पर लिया जाए। क्योंकि सियासत का मैं बार बार आपको बताता चला, बार बार ये बताता हूँ कि सियासत हुकूक की जंग होती है बादशाह और गुलाम के दरमियान, या एक हुक्मरान और उसके जो नीचे होते हैं, उसके तहत होते हैं, उनके दरमियान हुकूक की जंग होती है। वो कि जो उनके नीचे होते हैं हुक्मरानों के, वो लेते हैं उनसे आप हुकूक के बारे में सवाल करते हैं और वो उनका हुकूक देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जातियात पर उतर आए और फिर एक दूसरे पर ऐसे दुश्मन बन जाएं कि हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाएं और फिर दरार ऐसे पड़ जाए कि पूरे गांव के गांव जो है तहस नहस हो जाएं, स्कूलों की कंडीशन खराब हो जाए और वहां के तालीमी निज़ाम में बिगाड़ आ जाए और कोई ऐसा आदमी उभर कर सामने ना आ पाए कि जो उस इलाके की सुधार के लिए काम करे। फिलहाल आपने देखा किस तरीके से बहुत बड़ी डिबेट हुई, तकरीबन 2 घंटे की डिबेट हुई। अभी भी कई ऐसे मसाइल थे जो हमने यहाँ पे शेयर करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था। हमने इसको मुख्तसर करने की फिर कोशिश की है। बने रहे शुभम चैनल टोडा के साथ, ऐसे मजीद प्रोग्राम्स आपको दिखाते रहेंगे और इन चीज़ों को देख करके आप सब लोग अपने आप को, अपने इलाके के लोगों को सुधारने की कोशिश कीजिए। बने रहे शुभम चैनल टोडा के साथ। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।